जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम चेजर एकेडमी पर। तो जैसा कि हम कल हिस्ट्री में अपना देख चुके थे, मतलब आपके मगध साम्राज्य पर दो डायनेस्टीज हम पढ़ चुके थे। दो डायनेस्टीज आपकी पहली हर्यक थी और शिशुनाग थी। और मैंने कल आपको क्लियर कर दिया था कि जो अगली डायनेस्टी होगी नंदवंश, नंद डायनेस्टी, उसका संस्थापक आपका महापद्म नंद होगा। और मैंने आपको दो कारण बताए थे, मतलब कि क्या क्या कारण थे। कि मतलब एक तो ये बताया गया है महाबोधि वंश के अनुसार कि कालाशोक की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद उसके 10 पुत्रों ने मतलब शासन को संभाला और उसके बाद नंद डायनेस्टी आई या नंदवंश आया। और एक बाण भट्ट की हर्षचरित के अनुसार यह बताया गया है कि जो काला शोक था वो बाजार में निकला था घूमने के लिए, तो वहां उसकी महापद्म नंद ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो मेन मुद्दा हमारा ये था कि कल हमारी काल शिशुनाग डायनेस्टी समाप्त हो चुकी थी और हम आज से अपने नंद डायनेस्टी पढ़ने वाले थे। तो नंद डायनेस्टी पे आ जाते हैं, वहां से अपना पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्त, तो पहले मैं लिख देता हूं नंद वंश। नंद वंश, इसका कार्यकाल, जैसे मैंने दो डायनेस्टी पढ़ाई थी कल, तो हमने देखा था उनका टाइम पीरियड क्या था। उसका टाइम पीरियड आपका पहला था 544 से 412, जो कि आपका हर्यक डायनेस्टी का टाइम था। और 412 से आपका 344 शिशुनाग डायनेस्टी का था। तो 344 से अब ये 344 से ये आएगी आपकी 322 या फिर 323 ईसा पूर्व तक। ये इसका टाइम पीरियड होगा, तीनों टाइम पीरियड हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका वास्तविक संस्थापक आता है आपका महापद्म नंद। वास्तविक संस्थापक जो कि था आपका महापद्म नंद। महापद्म नंद वास्तविक संस्थापक इसका महापद्म नंद था। और इसका नाम बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन है। बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन नाम मिलता है। ठीक है दोस्त, इसने कुछ नहीं, मतलब सबसे ज्यादा तो इसका मतलब सबसे इसने मतलब उपाधियां धारण की थी। और उपाधियां मैं बता रहा हूं इसने क्या क्या धारण की थी। इस इसने ये माना गया कि क्षत्रियों का विनाश किया था। क्षत्रिय, ये पहले तो क्या नाम है, शूद्र था, जाति से शूद्र बताया गया है। शूद्र बताया गया है। ठीक है भाई। और इसने क्या नाम है, इसने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे कि कई उपाधियां धारण की थी। जैसे कि दिखाता हूं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि क्षत्रियों का नाश किया था इसने, तो इसको सर्व छत्रांतक भी बोला गया है। सर्व छत्रांतक और सर्व छत्रांतक। और एक आपका मतलब परशुराम, जो भगवान परशुराम थे, उन्होंने भी ये बताया गया है कि पुराणों में कि 21 बार आपको, मतलब 21 बार आपकी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था, क्षत्रियों का 21 बार सर्वनाश कर दिया था। तो उसी के बाद इसने दूसरी उपाधि धारण की, अपरो परशुराम, अपरोशीय परशुराम, अपरो परशुराम, परशुराम। और एक इसने एक राट की उपाधि धारण की थी। ये इसने 3 उपाधियां धारण की थी। एक तो सर्व छत्रांतक, क्योंकि क्षत्रियों का नाश किया था। दूसरी आपकी अपरशुराम, अपरोशीय परशुराम, क्योंकि परशुराम ने 21 बार आपकी वो कर दी थी, क्षत्रियों से विहीन कर दी थी। और तीसरा आपका एक राट, एक राट। ठीक है भाई, तो ये इसकी 3 उपाधियां हो गई। और इसके 8 पुत्र थे, जिनमें से एक धनानंद इसका उत्तराधिकारी होगा। इसके 8 पुत्र थे, जिसमें से एक
जिसमें से एक धनानंद या घनानंद बोला जाता है उसको, धनानंद इसका उत्तराधिकारी होगा। ठीक है भाई, ये हो गई आपकी इसके बारे में जानकारी है। नंदवंश, इसने बस यही काम किए थे। वास्तविक महापद्मनाभ बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन नाम मिलता है, जातीय से शूद्र बताया गया। ये इसके मतलब ये काम था। और हाँ, एक काम और था इसका सबसे मेन काम। इसके अलावा मतलब इसने कलिंग सर्वप्रथम पहली बार कलिंग विजय की थी। कलिंग को मतलब कलिंग पर हमला बोला गया था, और कलिंग को पूर्णतः विजय कर लिया जाएगा दक्कन का एरिया अशोक के टाइम में। ठीक है भाई, इसने कलिंग पर विजय की थी। और ये पता कहां से चलता है, एक राजा हुआ करते थे वहां पे खारवेल आपके कलिंग में, जो कि आज आपका उड़ीसा वाला रीजन है। ठीक है भाई, वहां एक राजा हुआ करते थे खारवेल, उन्होंने उनके एक अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, वहां से इसकी कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। लिखवा देता हूं, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ये हो गया आपका महापद्मनंद के बारे में। अब इसके बाद इसका पुत्र, 8 पुत्रों में से एक धनानंद है जो इसका उत्तराधिकारी होगा। तो फिर धनानंद के बाद धनानंद का मतलब वो घनानंद की मतलब गद्दी पे से हटा देंगे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य साम्राज्य की वहां पर नींव रखी जाएगी। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे घनानंद, और इसी के टाइम पर आपका सिकंदर का आक्रमण हो जाएगा। फिर इसी बीच में हम पढ़ेंगे सिकंदर और ईरानियों के और यूनानियों के आक्रमण। फिर उसके बाद हम अपनी मौर्य डायनेस्टी शुरू करेंगे। तो इसके बाद इसके पुत्र के बारे में, धनानंद के बारे में देखते हैं क्या क्या काम किए उसने। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं हम इसके बाद अपना नंदवंश के बाद, नंदवंश में ही अपना देखते हैं धनानंद या घनानंद इसको बोला जाता है। भाई बहुत चालाक आदमी था घनानंद। सबसे बड़ी बात, अपनी हमशक्ल बना के रखता था ओसामा बिन लादेन की तरह। एक बार मारो, और हमशक्ल भी इसने क्यों बनाए थे अपने, क्योंकि ये जनता पर बहुत ही क्रूर व्यवहार किया करता था। कर इतने इसने आरोपित कर दिए थे जिसकी वजह से इसे अपने मतलब हमशक्ल बनाने पड़े। और हमशक्ल बनाने के पीछे आप ये देखिए कि उस टाइम, अभी तो ईसा पूर्व का टाइम चल रहा है, उस टाइम हमशक्ल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मतलब कि यहाँ का मेडिकल साइंस कितना आगे हुआ करता था, ये आप इस बात से अंदाजा लगाइए। ठीक है भाई, तो अब देखते हैं हम अपना घनानंद। ठीक है, सबसे पहली बात इसका क्या नाम, वो हम अपने हमशक्ल रखता था, हमशक्ल रखता था। दूसरी बात, सिकंदर का समकालीन था। समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी। जब सिकंदर हुआ करता था यूनान वाले एरिया में, तो तब ये यहाँ पर राजा हुआ करता। सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर इस पे हमला नहीं करेगा, वापिस लौट जाएगा आपका। और सिकंदर का समकालीन था। दूसरा, जनता पर क्रूर व्यवहार करता था, और बहुत कर आरोपित किए, और बहुत सारे कर आरोपित किए। इसी वजह से इसको अपने हमशक्ल की बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कर आरोपित करता था, जनता इससे परेशान होकर इसको मारती थी। और भैया मारने के बाद क्या होता था, ये फिर से जिंदा हो जाता था। तो ये अपने हमशक्ल बना के रखता था, हमेशा हमशक्ल इसका मारा जाता था। सिकंदर का समकालीन था, हमशक्ल बना के रखता था। और क्या नाम है इसका,
इस क्या नाम है, इसी के दरबार में, इसके दरबार में चाणक्य आए थे और इसने उन्हें अपमानित किया था, और इसने उन्हें अपमानित किया था। ठीक है दोस्त, वो तक्षशिला से आए थे इसके दरबार में मतलब, और इसने उनका अपमान किया था। तो मतलब चाणक्य ने उस टाइम प्रण ले लिया था अपनी, मतलब शिखा जो चोटी हुआ करती थी तक्षशिला के टाइम में, पंडित लोग या मतलब अमात्य लोग चोटियां रखा करते थे बांध कर, तो उन्होंने अपनी चोटी में गांठ मान ली थी और कहा था कि जब तक तेरे रक्त से अपने सिर के केसों को नहीं धो लूंगा तब तक मैं आराम से नहीं बैठूंगा, तेरा सर्वनाश करके ही मानूंगा। और ये कहा था कि अगर मैं एक शिक्षक हूं, और मतलब घमंड भरी बात नहीं बोलनी, कहना चाह रहा हूं मैं, मतलब उन्होंने कहा था कि मैं एक शिक्षक हूं और मुझे इतना ज्ञान है कि मैं तेरे जैसे कई मतलब राजाओं को, तेरे जैसे कई सम्राटों को खुद बना लूंगा, या मैं खुद से उत्पन्न कर लूंगा उन्हें ज्ञान देने के बाद। तो बेटा ज्ञान में बहुत बड़ी शक्ति है, इसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी, और ज्ञान के दम पर ही वो इस बात को सफल करने में सक्षम रह पाए थे। तो उन्होंने कहा था कि तेरे जैसे तो मैं कई सम्राट अपने उसमें वो कर लूंगा, खुद ही वो कर लूंगा, बना लूंगा। ठीक है दोस्त, और ये हो गया। फिर दरबार में आए और इनके अपमानित किया, और चंद्रगुप्त की सहायता से ये मगध साम्राज्य मौर्य वंश की नींव रखने में मौर्य वंश की नींव रखने में सफल रहे। और ये हम मौर्य काल के बारे में, मौर्य डायनेस्टी जब पढ़ेंगे उसके बारे में तब पढ़ेंगे। तो ये हो गई धनानंद के बारे में जानकारी। और इसके क्या नाम है, 8 पुत्र थे, वो तो उसी के थे, और धनानंद हो गया। और इसका एक और नाम है बौद्ध ग्रंथों में अग्रमीज। नहीं, अग्रमीज तो इसे बताया है जो आपके यूनानी लेखक थे, यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। ये पॉइंट भी लिख लेना, यूनानी लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। तो ये हो गया। और इसी के समय पर आक्रमण हो गया सिकंदर का 326 में। ठीक है भाई, तो ये हो गई आपकी धनानंद के बारे में। अब हम देख लेते हैं कि इस बीच में मतलब मौर्य साम्राज्य आएगा, जब मौर्य वंश आएगा, उसके बीच में आपके हकामनी और ईरानी, हकामनी डायनेस्टी जो ईरान की हुआ करती है, और यूनानी भारत पर आक्रमण कर रहे थे। उससे पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर अपनी मौर्य डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर विदेशी आक्रमण देखते हैं कौन कौन से भारत पर हुए थे। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। अब देखते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण मैंने आपको बताए दो तरह से हुए। एक तो आपके हकामनी ईरानी थे, और दूसरे आपके यूनानी थे। यूनानी में आपका सिकंदर और उसके पिता फिलिप थे। तो आइए देखते हैं अब इनके बारे में। सबसे पहले लिखता हूं भारत पर विदेशी आक्रमण। भारत पर विदेशी आक्रमण। तो मैंने आपको बताया, पहला हकामनी, जो कि आपके ईरानी, और दूसरे हुआ करते थे आपके यूनानी। ठीक है भाई। और इसके साथ साथ आपको हकामनी में बता देता हूं आपके कौन कौन से आए। हकामनी में आए आपके सर्वप्रथम दारा प्रथम जो हुआ करता था। दारा प्रथम, इस पर मतलब भारत पर
पहला मतलब सफल आक्रमण होगा, जो कि आपका इसका हकामनी डायनेस्टी का होगा, जो कि ईरानी का होगा। हकामनी में सबसे पहले आपका आता है साइरस। इसमें मैं लिखवा देता हूं आपको साइरस। साइरस के बाद इसका पुत्र आएगा कैमिबसीज। कैमिबसीज के बाद आएगा दारा प्रथम, जिसको डेरियस भी बोलते हैं। डेरियस प्रथम भी बोलते हैं इसको। डेरियस प्रथम के बाद इसके आएंगे, इसका वो आएगा पुत्र जर्कसीज। जर्कसीज के बाद आएंगे, जर्कसीज के पुत्र एक आएगा अर्तजर्कसीज प्रथम और दूसरा आएगा अर्तजर्कसीज द्वितीय। इसके बाद आएगा अर्तजर्कसीज प्रथम और दूसरा होगा आपका अर्तजर्कसीज द्वितीय। और फिर इसका पुत्र होगा, वो होगा आपका दारा तृतीय। ठीक है दोस्त, ये हो गया, इनका क्रम हो गया। आए तो नहीं थे, मतलब साइरस ने मतलब भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रह पाया। कैम्बिसीज अपने गृह युद्धों में उलझ कर रह गया। ये मैं लिखवा देता हूं, सफल नहीं रहा। सबसे पहले इधर लिखा देता हूं। इसमें तो हमें यूनानी में पहला इसके पिता थे सिकंदर के, जो थे फिलिप द्वितीय। और फिलिप द्वितीय का बेटा था सिकंदर। इसमें हमें मेन सिकंदर को पढ़ना है और इसमें भी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूं। साइरस ने आक्रमण किया लेकिन वो सफल नहीं रहा। कैम्बिसीज का उत्तराधिकारी हुआ, ये ज्यादा कुछ नहीं पाया, गृह युद्धों में ही लच कर रह गया और वहीं तक आपका ईरान तक ही सीमित रह गया। गृह युद्धों में इल्झा रहा। ठीक है दोस्त, पहला सफल आक्रमण यहां होगा। पहला सफल आक्रमण करेगा और सफल आक्रमण के बाद काबुल गांधार वाला रीजन अपने उसमें मिला लेगा। काबुल गांधार वाला रीजन, गांधार वाला क्षेत्र, काबुल गांधार वाला क्षेत्र अधिकार कर लेगा। और ये माना गया है कि क्या नाम जी, जो इसने ये अधिकार किया था दारा प्रथम ने, ये इसका लगभग 20वां प्रांत था। मतलब अधिकार 20वां प्रांत लिख देता हूं, यह 20वां प्रांत था जिस पर इसने कब्जा किया था। फिर जर्कसीज आएगा। जर्कसीज मतलब कुछ नहीं करने का, ये मतलब अपनी डायनेस्टी को ये तीनों संभाल के रखेंगे। मतलब ना तो विस्तार करेंगे, मतलब विस्तार भी करेंगे तो मतलब अच्छे से मतलब अपनी डायनेस्टी को चलाते रहेंगे। फिर दारा तृतीय आएगा, इसका होगा सिकंदर के साथ युद्ध, जो कि आपका ये है। दारा तृतीय का सिकंदर के साथ युद्ध होगा, सिकंदर के साथ युद्ध होगा और हार जाएगा। सिकंदर के साथ युद्ध होगा और ये उससे हार जाएगा। इसकी रबड़ बना दे भाई। सिकंदर बहुत मतलब महान आदमी था। सिकंदर को महान इसलिए नहीं कहा जाता, इसने विश्व विजेता का सपना देखा था। इसकी माँ ने देखा था बेसिकली। अभी आपको बता रहा हूं क्या क्या काम हुए थे।
पहले हमने ये देख लिया और इनके पॉइंट लिखा दो तीनों के। अपने वंश को यथापूर्वक चलाते रहेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया आपका ईरानी डायनेस्टी जो कि आक्रमण कर रही थी भारत पर। ये बेसिकली जानकारी होगी, इसमें याद कुछ नहीं रख रहा। इसका आक्रमण सफल नहीं रहा, मतलब कर नहीं पाया युग। इसके बाद इसका पुत्र आया कैम्बिसीज जो कि गृह युद्धों में उलझकर रह गया। दारा प्रथम, जिसको डेरियस प्रथम भी बोला जाता है, वो पहला सफल आक्रमण करेगा और काबुल का अंदर वाला क्षेत्र अपने अंडर ले लेगा। और जो ये क्षेत्र इसने अपने अंडर लिया, ये माना जाता है कि ये इसका 20वां प्रांत था जो कि इसने अंडर में लिया। फिर जर्क्सीज आएगा, फिर अर्थजर्क्सीज प्रथम आएगा, फिर अर्थजर्क्सीज द्वितीय आएगा। ये मतलब उत्तराधिकार एक दूसरे से लेते रहेंगे, मतलब इसका बेटा आता रहेगा, उसका बेटा, तो ये अपनी मतलब धरोहर को आगे चलाते रहेंगे। फिर इसके बाद आता है दारा तृतीय। इसके बाद इसका सिकंदर से युद्ध होगा, युद्ध में ये हार जाएगा और ये डायनेस्टी खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं यूनानी। यूनानी में हमें पढ़ना है सिर्फ सिकंदर को। सिकंदर के बाद ये खत्म हो जाएगा, फिर अपनी हम देखेंगे उसके बाद मौर्य डायनेस्टी जो कि हम कल पढ़ेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा भाई। अब देखते हैं यूनानियों में सिकंदर को। सिकंदर महान कहा जाता है इसे विद्वानों के जरिए, इतिहासकारों के जरिए, और महान इसे ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसने बहुत काम किए थे इसी वजह से। सबसे पहली बात, सिकंदर की माँ का सपना था कि मेरा प्रिय पुत्र पूरे विश्व को जीते, मतलब विश्व विजेता बने। इसकी माँ ने सपना देखा था, और माँ कोई सपना देख के बच्चे उसे पूरा करने पे ना उतरे तो समझो वो औलाद बेकार है। तो भाई अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए सिकंदर निकल पड़ता है विश्व विजेता बनने की कगार पर। तो सबसे पहले सिकंदर लिखता हूं, सिकंदर। पिता मैंने आपको बता ही दिया, फिलिप द्वितीय थे, और माता मैडोना थी। पिता फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय, फिलिप द्वितीय। माता मैडोना, माता थी मैडोना, और उपासक थी नाग देवता की, बहुत बड़ी उपासक थी नाग देवता की। ठीक है भाई। और ये राजा कहाँ के हुआ करते थे? इनका मतलब मैसेडोनिया या मकदूनिया के राजा हुआ करते थे। मकदूनिया, मकदूनिया या मैसेडोनिया, मैसेडोनिया के राजा हुआ करते थे। ठीक है भाई। अब सिकंदर ने उसे हरा दिया। ठीक है भाई। जर्क्सीज के पोते, पड़पोते को, मतलब क्या नाम है उसका, जर्क्सीज के पड़पोते का, दारा तृतीय, दारा तृतीय को हरा दिया। दारा तृतीय को हराने के बाद ये बढ़ता आ रहा था। मतलब ये माना गया है कि यूरोप, मतलब अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जब तक खोज नहीं हुई थी, जो यूरोप में रह रहा है, तो यूरोप आपका ये हो गया। यूरोप के बाद अगर कोई मतलब विश्व विजेता बनने की कोशिश कर रहा है या किसी क्षेत्र को जीतने की तरफ चलता है, तो वो पूर्व की तरफ को दौड़ेगा, क्योंकि इधर की तरफ बीच में समुद्र आ गया, अटलांटिक ओशन, और इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। जब तक इनकी खोज नहीं कर पाया था कोई, तो जो भी मतलब जो भी वहां लोग रहते थे, उनका मानना था कि अगर जो भी पृथ्वी पर भूभाग है वो मतलब यूरोप से पूर्व की तरफ है, तो सब पूर्व की तरफ जीतने को चलते थे। तो भाई सिकंदर जीतता हुआ आ रहा था। सिकंदर की सेना बहुत वीरों की सेना मानी जाती है, और ये माना गया है कि अगर सिकंदर कहीं भी जाया करता था अपनी सेना को लेके, तो जैसे मतलब कि अगर क्षेत्र की तरफ जा रहा है तो मारकाट करता हो जाता था, जीतता हुआ चलता था। अगर उसे समुद्री रास्ते से जाना होता था, जैसे बीच में मेडिटेरियन सी पड़ जाए, भूमध्य सागर पड़ जाए, या कोई और भी मतलब समुद्री मार्ग से जाना हुआ करता था, तो वहां वो उसके तट पर जाकर
ये बताया गया है इतिहासकारों के जरिए कि वहां तट पर जाने के बाद अब मतलब, और जब उस पे से सिपाही उतर जाया करते थे, सैनिक उतर जाया करते थे, उस जहाज को जला दिया करता था सिकंदर। कहता था कि एक ही ऑप्शन है, या तो मर जाओ या इस क्षेत्र को जीत लो। और जब जीत जाता था तो फिर निमंत्रण पत्र भेज के दूसरा जहाज बुलवा लिया करता था, तब उस पर सवार होके जाया करते थे। जाते थे बहुत कम थे, आगे बढ़ते चले जाते थे। तो ये देख लो, सैनिकों के पास दूसरा जरिया ही नहीं होता था, या तो यहां मर जाओ, और यहां नहीं मरोगे तो बच के आओगे तो समुद्र में तैर के जाओगे, वहां तो आपको जानवर खा जाएंगे। तो ये उसका माइंडसेट था। पॉलिटिकल देख लो, राजनीति कितनी अच्छी जानता था, मतलब कितना निपुण था, योद्धा था एक बहुत। अब देख सकते हो वो जहाज जला दिया करता था सबसे पहले उतरते ही, कहते था छुटते ही कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो जीतो या फिर समुद्र के जरिए अपने आप जाना, अगर बच गए तो, और वहां तुम्हें अपने जानवर देख लेंगे। तो सैनिकों के पास जरिया ही नहीं बचता था, मार काट इतनी बुरी तरीके से किया करते थे कि उस क्षेत्र को जीत लिया करते थे। तो भाई लड़ते लड़ते ये आ जाते हैं काबुल कांधार वाले रीजन की तरफ। तो वहां एक राजा तक्षशिला वाले क्षेत्र में राजा हुआ करता था, तक्षशिला में राजा हुआ करता था, राजा अंबी। राजा अंबी राजा हुआ करता था तक्षशिला का। और पंजाब वाले क्षेत्र में राजा हुआ करता था पोरस। पंजाब में पोरस हुआ करते थे, राजा पोरस। तो भाई ये इसको राजा अंबी को मतलब भारत का सर्वप्रथम पहला देशद्रोही माना जाता है अंबी को। भाई जब इसे पता चला सिकंदर आ लिया, तो इसने सिकंदर के आते ही अपना आत्मसमर्पण कर दिया और बिना उससे लड़े हुए, और उसका मतलब उसको अपना राज्य सौंप दिया बिना लड़े। और उसको मतलब उसकी आगे उसको वचन दे दिया, या उसके साथ संधि कर ली कि आगे तुम कहीं भी लड़ोगे मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। तो फिर तक्षशिला तो जीत गया। तक्षशिला के बाद आया पंजाब वाले क्षेत्र में, जो कि आपका झेलम और चिनाब के बीच वाला क्षेत्र था। तो वहां आके राजा पोरस से युद्ध लड़ेगा। तो उस ये लिखवा देता हूं, राजा अंबी ने आत्मसमर्पण कर उसे अपना राज्य सौंप दिया। राज्य सौंप दिया और उसका साथ देने का भी वादा किया। ठीक है भाई। फिर पंजाब वाले क्षेत्र में झेलम का युद्ध हुआ। झेलम का युद्ध हुआ, इसको झेलम का युद्ध बोलते हैं, जो कि आपका राजा पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। पंजाब वाले क्षेत्र में झेलम का युद्ध हुआ, जो कि हुआ आपका सिकंदर और पोरस के बीच। ठीक है भाई। ये माना जाता है सिकंदर, इसमें पोरस की हार बताते हैं। मानना तो ये नहीं, मतलब इतिहासकार कुछ मानते हैं कि पोरस की हार हुई है, कुछ नहीं है, इस पर विवाद चलता रहता है इतिहासकारों के बीच में। यह माना जाता है अगर पोरस जीत गया, मतलब हार गया, तो फिर उसे वहां का राजा क्यों नियुक्त कर दिया था दोबारा से। तो अभी इसके पीछे भी कहानी है भाई। पोरस बहुत बहादुरी से लड़े। अब पोरस को हराने के बाद ये बताया गया कि जब ये इसे बंदी बना के ले जाते थे राजा पोरस को, तो वहां ले जाने के बाद पंजाब मतलब सिकंदर ने इससे मतलब राजा पोरस से पूछा, बताओ मतलब तुम्हारे साथ अब क्या किया जाए, अपना क्षेत्र तुम हार चुके हो, तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो भाई महान थे पोरस भी भारत की धरती से जन्मे हुए थे, अपनी भूमि को कैसे जाने देते। और बच्चा यहाँ का यही चाहता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, आपस में कितने भी लड़ मर लेंगे, लेकिन अगर देश की बात आती है तो सब खड़े हो जाते हैं। तो यही पोरस से पूछा गया, जब सिकंदर ने पूछा कि मैं तेरे साथ क्या सलूक करूं, तो बड़ी बहादुरी के साथ उसकी आंखों में आंखें डालकर राजा पोरस ने यह कहा था कि मेरे साथ वैसा व्यवहार तुम्हें करना चाहिए जो कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। तो मतलब इतना सुनते ही सिकंदर मतलब इनके शब्दों से मतलब बहुत ही मोहित हो गया कि मौत इसके सामने खड़ी है और मैंने इसे बंदी बना रखा है, फिर भी इसके आंखों में मतलब जरा भी डर नहीं है, और ये कह रहा है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो मतलब इनकी मतलब थोड़ी सी मतलब शब्दों से या वाक पटुता से इतना मतलब सिकंदर मोहित हो गया, और उनको मतलब फिर उसके साथ ये माना जाता है कि संधि कर ली राजा पोरस के साथ, और कह दिया कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो तुम उसमें हमें
मतलब बाधा नहीं बनोगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहने और हम तुम्हें ये क्षेत्र वापस सौंप के जा रहे हैं, ये माना जाता है। तो फिर हुआ क्या यहाँ, फिर उसके बाद होता क्या है, जब पोरस को मतलब वो कर दिया, रिहा कर दिया, या मतलब उसको उसका क्षेत्र सौंप दिया, तो सिकंदर आगे बढ़ रहा था। सिकंदर आगे बढ़ रहा था तो मतलब सिकंदर जब आगे बढ़ रहा था तो व्यास नदी के किनारे आकर, और कुछ इतिहासकार मतलब व्यास नदी के किनारे आकर क्या नाम है इसके, सिकंदर के सैनिक आगे जाने से मना कर देते हैं कि हम नहीं आगे जाएंगे। कारण यह माना जाता है कि वहां बहुत मौसम खराब हो गया था व्यास नदी के किनारे। व्यास नदी के किनारे मौसम खराब हुआ तो जैसे वे घोड़ों से पार कर रहे थे तो वहां घोड़ों के पैर मतलब घोड़े नदियां पार नहीं कर पा रहे थे, और मतलब सिकंदर के सैनिकों ने, सिकंदर ने जब तक मतलब जो मौसम वहां खराब हो रहा था, इतना मौसम खराब कभी पहले देखा नहीं था। क्योंकि व्यास नदी, आप ज्योग्राफिकल कंडीशन देखोगे व्यास नदी की आज के टाइम में भी, तो ये आपका हिमाचल वाले रीजन में है, जो कि सिंधु नदी का तंत्र, सिंधु नदी तंत्र की एक नदी है व्यास नदी। तो भाई वहां इन्होंने मौसम खराब देखा, ये रहते थे अपना रेगिस्तान वाले रीजन में, वहां इन्होंने कुछ मौसम ही नहीं देखा कैसा हुआ करता था। तो यहाँ का इन्होंने जैसी बिजली कड़कते देखी, मतलब इतनी बारिश देखी, ये देखकर उसे डर गए। तो डरने के बाद ना इनके घोड़े काम करने लगे, तो सिकंदर की सेना मतलब आगे बढ़ने से मना कर देती है। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो मतलब राजा पोरस से युद्ध हुआ था, राजा पोरस से युद्ध के दौरान इतनी क्षति इसे हुई थी अपने सैनिकों की क्षति के दौरान, तो इसके सैनिक बहुत मतलब डरावनी स्थिति में थे, आगे मतलब कुछ फेस नहीं करना चाह रहे थे कि पहला ही राजा यहाँ का इतना खतरनाक है, मतलब जिससे हमारा युद्ध हुआ उसने इतनी मारकाट कर दी, आगे जाके हमारा क्या होगा, कि हम जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे। तो इससे पहले तो वे जहां भी जा रहे थे मारकाट करके आगे बढ़ते आ रहे थे, लेकिन यहाँ इनका युद्ध ऐसा हुआ कि जहां इनको थोड़ा सा डर लगा, भाई भारत की भूमि है, अच्छों को यहाँ डर लगने लगता है, तो फिर आगे जाने से मना कर देते हैं। तो फिर यहाँ सिकंदर एक स्टेटमेंट देता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं अपने साथ सैनिकों की फौज न लेकर हिजड़ों की फौज लेकर चल रहा हूं। यह कथन पूछा जाता है और यह कथन सिकंदर ने अपने मुंह से इन्हें कहा था। ठीक है दोस्त, तो ये फिर उसके बाद यहां से वापस सिकंदर चल देता है, और वापस लौटते समय बेबीलोन में इसकी बुखार के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो ये हो गए पॉइंट, एक झेलम का युद्ध हुआ। ठीक है, झेलम का युद्ध याद रखना, और इस झेलम के युद्ध के बाद ये बता देना व्यास नदी, ये कहानी याद रखना दोस्त, इतने पॉइंट में लिखाऊंगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसको रिपीट करके देख लेना, मैं तुम्हें मेन पॉइंट लिखा रहा हूं। व्यास नदी के किनारे जाकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, और एक बात और बता दूं, इसके गुरु हुआ करते थे सिकंदर के अरस्तु, और यहां लिखा दो गुरु, क्या नाम है, अरस्तु हुआ करते थे सिकंदर के, और अरस्तु के गुरु हुआ करते थे आपके प्लूटार्क हुआ करते थे, और प्लूटार्क के गुरु हुआ करते थे आपके सुकरात, ये गुरु हुआ करते थे इनके। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे, अरस्तु के गुरु प्लूटार्क थे, प्लूटार्क के गुरु सुकरात थे। और ये अरस्तु मैंने आपको ज्योग्राफी में भी कहीं बताया है, ये मुझे कमेंट करने में बताना कि अरस्तु ने कौन सा नियम दिया था, क्या बताया था। ठीक है दोस्त, आपको बता दूं सोलर सिस्टम में इन्होंने कुछ हमारा देने में योगदान की थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैंने आपको बताया हुआ है अरस्तु, और वहां भी बताया था कि मैं आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा कि सिकंदर के गुरु हैं। तो यहाँ आकर आगे बढ़ने से मना कर दी, तो फिर सिकंदर की लौटते समय बेबीलोन में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्त, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक दो पॉइंट है कि उन्होंने मतलब खरोष्टी लिपि में विकास किया, यवनिका
प्रथा चालू की, नक्षत्र का ज्ञान दिया। ये पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ अभी आपको, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 3-4 पॉइंट हो रहे हैं सिकंदर के बारे में, वे लिखते हैं और फिर अपनी आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों, अब आगे लिखते हैं। ये बेसिक सी जानकारी होगी। तो सबसे पहले सिकंदर की मृत्यु हो गई, तो अब इसमें लिखवा देता हूं मैं, सिकंदर के समय खरोष्टी लिपि, मतलब इनके समय खरोष्टी लिपि में विकास हुआ। खरोष्टी लिपि में विकास हुआ। इन्होंने भारत में नक्षत्र और यवनिका का इस्तेमाल किया। यवनिका मतलब पर्दा प्रथा। इन्होंने भारत में नक्षत्र और यवनिका प्रथा को पहुंचाया। यवनिका प्रथा क्या हो जाती है, मतलब पर्दा प्रथा होती है। जो आप देखते हैं ना, शो देखने जाते हो तो उसमें पहले पर्दा पड़ा होता है। तो इन्होंने कहा था कि पर्दा डाल के रखना चाहिए, इससे मतलब लोगों में, देखने वालों में थोड़ी सी जिज्ञासा बनी रहती है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे आज के टाइम में आप रामलीला में देखते हो, पर्दा डाल के रखते हैं फिर खुलता है, तो वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और फिर इसमें आ जाता है, क्या नाम है, सिकंदर का प्रिय घोड़ा था एक। सिकंदर के घोड़े का नाम पूछा गया है, घोड़े का नाम बुकाफेल था, का नाम बुकाफेल या बहुकेफला। इसने इसी के नाम पर नगर की स्थापना की, मतलब 2 नगर बनाए थे, एक तो निकैया और एक अपने घोड़े के नाम पर रखा था, बुकाफेल। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की। 2 नगर कौन कौन से थे वे आप, तो एक तो ये हो गया बुकाफेल या बहुकेफला, बुकाफेल, और दूसरा था इसका निकैया। ये इसने 2 नगर बसाए थे। ठीक है दोस्त, और फिर क्या नाम है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु 323 ईस्वी में हो जाती है, और 326 ईस्वी में इसने क्या नाम है, भारत पर आक्रमण किया था। तो 323 ईस्वी में ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हो जाती है। तैंतीस वर्ष की उम्र में, 33 वर्ष की उम्र में। ठीक है दोस्त, और 326 में इसने भारत पर आक्रमण किया था। 326 ईसा पूर्व इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये हो गई आपकी सिकंदर की जानकारी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें करते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। वैसे जो मेन पॉइंट है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बने हैं, वो मैंने आपको सब लिखवा दिए हैं। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक या आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जो भी इस फील्ड में तैयारी कर रहे हो और जो मतलब थोड़े से एलिजिबल ना हो फीस पे करने के लिए और फ्री में कंटेंट चाहते हो, तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ से मिलेगा। गारंटी है, पेपर छाप, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोलता,
बस इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद पिछले 5 साल या जो भी आपको करना है, अगर भाई पेपर निकालना है तो PYQs या थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। PYQs लगा के देख लेना। अगर PYQs आपसे ना लग रहे हो तो आगे कमेंट बॉक्स में बता देना, टेलीग्राम पे जैसे भी हो, कि सर हमसे लग नहीं रहे या भैया हमसे लग नहीं रहे। फिर मैं बता दूंगा कि क्यों नहीं लग रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आप PYQs लगा ही ना पाओ। ठीक है भाई, तो चलते हैं। अगर दोस्तों अच्छा लग रहा हो या कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड लग रहा हो तो थोड़ा सा शेयर कर देना हमारे दोस्त, मतलब अपने दोस्तों में, और चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाने में मदद करने। तो फिर चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।